हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि यूपी के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स अप्रैल 2025 में प्रस्तावित हैं, तो आज हम लोग 2016 के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पीवाईक्यू कवर करेंगे, फिर उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर करेंगे, तो इन्हें मिस नहीं करिएगा। साथ ही यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था। तो ये हो जाएंगे मदन लाल ढींगरा। तो इंडिया हाउस के सदस्य होते हैं मदन लाल ढींगरा। ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। ये 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव होते हैं। उनके राजनीतिक सलाह कौन? विलियम कर्जन वाइली। ठीक है, कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इसी के लिए मदन लाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, और इसी हत्याकांड के बाद उन्हें गिरफ्तार करके नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है। साथ ही इंडिया हाउस के और प्रमुख सदस्य कौन होते हैं? ये होते हैं वीडी सावरकर, लाला हरदयाल तथा मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी जाती है? तो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ समझौता होता कब है? 1916 में। और ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में ही। वहीं पर कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। ठीक है, और लखनऊ समझौते में ही एक 19 सूत्री ज्ञापन दिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने के लिए जो प्रांतीय विधान परिषद थे और गवर्नर जनरल की विधान परिषद, इनका विस्तार करने तथा इनमें अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधि देने की मांग की जाती है। और लखनऊ के 1916 अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? ये करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है, सही कालक्रम में लगाना है। रूलेट एक्ट कब आता है? यह आता है 1919 में, मार्च 1919 में। गांधी इरविन समझौता कब होता है? ये भी होता है मार्च 1931 में। और यदि बात करें इल्बर्ट बिल विवाद की, तो ये आता कब है? 1883 में। और मार्ले मिंटो सुधार ये आता है 1909 में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इल्बर्ट बिल विवाद, फिर उसके बाद आएगा मार्ले मिंटो सुधार, फिर उसके बाद रूलेट एक्ट 1919, एंड देन सबसे लास्ट में आएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता। तो इसका हो जाएगा 4312। नेक्स्ट है, उर्दू कवि जो कि द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि होते हैं, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। तो सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? लंदन में होता है। 7 सितंबर 1931 से लेके दिसंबर 1931 तक होता है। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। और इन दोनों में ही उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल भाग लेते हैं। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, इसका कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया जाता है। साथ ही जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है, ये सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण विफल रहता है। साथ ही इसमें बाकियों की बात करें तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान होते हैं, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, तो ये भी याद रखेंगे। इन्हें ही फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा था? तो ये हो जाएगा ग्रोशियन। ये प्राचीन भारत की प्राचीन परंपरा से नहीं जुड़ा था। बाकी मुस्टेरियन, अचुलियन, ओल्डोवन, ये तीनों ही प्राचीन भारत के उपकरण हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं किसको समर्पित हैं? तो ये समर्पित हैं इंद्र को। और इंद्र की बात करें तो इनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख हुआ है। मतलब कि इस संहिता के लगभग 1/4 भाग अकेले किसको? इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र की बात करें तो ये ऋग वैदिक आर्यों के सबसे प्रधान देवता माने जाते हैं। इन्हें ही पुरंदर कहते हैं। पुरंदर मतलब कि किलों को तोड़ने वाला या फिर युद्ध के नेता। और इंद्र को ही प्रकृतिगत रूप में वर्षा का देवता भी माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना होती है ईसा पूर्व युग में। विक्रम संवत का आरंभ भी होता है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भी ईसा पूर्व युग से संबंधित है। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति ये होती है कनिष्क के टाइम पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारत की एक घटना नहीं है। तो कनिष्क का शासन कब होता है? ये होता है 78 ईस्वी के लगभग। और कनिष्क की बात करती है, कुषाण वंश का सबसे महान शासक होता है। कनिष्क के टाइम पर ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और यह पहली शताब्दी में होती है। ठीक है, और इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना 183 ईसा पूर्व में होती है।
और भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रथम श्रेय दिया जाता है डेमेट्रियस को। साथ ही खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये 1ली सदी ईसा पूर्व से संबंधित है तथा विक्रम संवत का आरंभ भी होता है 57 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है जैन धर्म में एक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कब होती है, मतलब कि कहाँ होती है? तो इसमें हो जाएगा क्या, पाटलिपुत्र। तो जैन धर्म की बात करें तो 4th शताब्दी ईस्वी में ईसा पूर्व में पहली जैन सभा का आयोजन होता है। मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र में होता है। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। यहीं पर जैन धर्म का विभाजन होता है किसके किसमें? श्वेतांबर तथा दिगंबर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्वेतांबर की स्थापना कहाँ होती है? ये मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र में। और स्थूलभद्र जो होते हैं इनके अनुयायी कहलाते हैं श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु होते हैं इनके अनुयायी दिगंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? तो ये हो जाएगा रुम्मानीदेही स्तंभ लेख। रुम्मानीदेही स्तंभ लेख की बात करें तो इसमें अशोक ने करारोपण का उल्लेख किया है। और यह जो शिलालेख है ये नेपाल की तराई रीजन में स्थित है। रुम्मानीदेही स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था और उसने यहाँ पर धार्मिक कर जो कि बलि था उसको माफ़ किया और जो भूमि कर था उसको घटाकर 1/8 भाग कर दिया। रुम्मानीदेही स्तंभ लेख को ही आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सौलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन की बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो ये हो जाएंगे समुद्रगुप्त। तो श्रीलंका के जो बौद्ध राजा होते हैं मेघवर्मन, इनको बोध गया में विहार बनाने की अनुमति देते हैं समुद्रगुप्त। और इसकी उपज और समुद्रगुप्त की विजय के कारण ही विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ये विजेता के साथ ही कवि, संगीतज्ञ और विद्या के संरक्षक रहे हैं और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इन्हें। नेक्स्ट है फतवाए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया है? तो ये हो जाएंगे औरंगजेब। तो फतवाए आलमगीरी ये मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में जो विद्वेत्ता थे उनके एक दल के द्वारा तैयार की जाती है। जो फतवाए आलमगीरी है यह मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रामाणिक और विस्तृत सार संग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है इब्न बतूता, ये प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। कहाँ से आता है? तो ये आता है मोरक्को से। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री मोरक्को से आता है इब्न बतूता। यह मूल रूप से अफ्रीका देश मोरक्को का निवासी था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था तथा 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में जाता है। और यह यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रेहला में वर्णन किया है। तो रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1613 में सूरत में अंग्रेजों के द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने के लिए जहांगीर को प्रभावित किया था? तो जो अंग्रेज थे इन्होंने पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार ने ही जहांगीर को प्रभावित किया था। तो 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया जाता है जहांगीर की ओर से, जिसमें अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति दी जाती है। और जहांगीर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार से प्रभावित होता है। ठीक है। और टॉमस एल्बर्ट के अधीन सूरत में ब्रिटिश व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है। नेक्स्ट है महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ा था? तो बाबर कहता था अपने आप को पिता के वंश से तैमूर तथा माता के वंश से चंगेज खान का। नेक्स्ट है बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को होता है मावरा के उन्नर मतलब कि ट्रांस अक्सियाना में। कहाँ पे? फरगना में होता है। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा तथा और ये फरगना की जागीर का मालिक था। और इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर जो है ये अपने पिता पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था तथा ये मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो इस प्रकार से जो बाबर था वो तुर्क और मुगल दोनों का मिश्रण था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 भाग था? तो ये हो जाएगा खम्स। तो फिरोज शाह तुगलक ने खम्स होता क्या था? तो ये एक प्रकार का युद्ध के दौरान जो लूट का माल होता था वही कहलाता था खम्स। ये 1/5 भाग कर के रूप में लिया जाता था। और फिरोज तुगलक ने 24 प्रचलित करों को समाप्त किया तथा इस्लामिक शरीयत कानून के द्वारा अनुमति प्राप्त करके 4 कर कौन कौन से? खराज, जकात, जजिया और खुम्स को आरोपित किया था। और FST ये दिल्ली का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था।
और इसने सिंचाई कर लगाया था कौन सा, हक ए शर्ब। और फिरोज शाह तुगलक ये दिल्ली का पहला शासक था जिसने सिंचाई कर लिया था। और जो सिंचाई कर था ये कृषि उपज का कितना था, 10% था। तो इसके 4 कर याद रखिएगा, खराज, खुम्स, जकात और जजिया। नेक्स्ट है अष्टप्रधान, जो कि शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे। इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे, तो ये हो जाएंगे मोरोपंत, त्र्यंबक, पिंगले। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। और मैंने यूपी पीसीएस में जितने भी आज तक पेपर कराए गए हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। 2000 से लेके 2023 तक हिस्ट्री और पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अष्टप्रधान की बात करें तो इसका संबंध था शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन से। और इसमें केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे मोरोपंत, त्र्यंबक, पिंगले। ये मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। और शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। शासन का जो वास्तविक संचालन था ये 8 मंत्री करते थे, इसलिए इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसका कार्य क्या था कि राजा को परामर्श देना मात्र, और इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी जाती है, तो हो जाएगा नासिक षड्यंत्र केस। और इससे हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी संघ था उसमें से पहले स्थान पर था वीडी सावरकर के द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज। और वीडी सावरकर ने 1899 में स्थापित किया था मित्र मेला। यही बाद में परिवर्तित होकर अभिनव भारत समाज बनता है। और नासिक जिले के जो कलेक्टर होते हैं जैक्सन, इनकी हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस के तहत ही वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी कहते हैं, यहाँ पर आजीवन भेजे जाने की सजा दी जाती है। नेक्स्ट है CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो जाता है। और प्रतिक्रियावादी दलों ने किसके द्वारा और या फिर किसके लिए कार्य किया था, तो जो प्रतिक्रियावादी दल थे ये ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए कार्य किया था। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। लेकिन 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद स्वराज दल की शक्ति क्षीण हो जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत करी थी, तो ये हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। जो मदन मोहन मालवीय थे ये विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के माध्यम से हिंदू धर्म का और अच्छे तरीके से उत्थान करना चाहते थे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सती प्रथा का उन्मूलन कब होता है, 1829 से 30 में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब आता है, 1856 में। और ये आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। कन्या भ्रूण हत्या का निषेध कब होता है, 1804 में। और दास प्रथा का उन्मूलन कब होता है, 1843 में। किसके तहत होता है, किसके प्रयास से, तो हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो के। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल में पाए गए हैं, तो हो जाएंगे बुर्ज होम तथा रंगपुर। बुर्ज होम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। रंगपुर गुजरात में है। तो नवपाषाण कालीन युग के पहले प्रसार उपकरण यूपी के टोंस नदी में सबसे पहले 1860 में लन में सुनियर ने प्राप्त किया था। और नवपाषाण कालीन स्थल है बुर्ज होम तथा गुफारकाल, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहीं से गर्तावास मतलब कि घट्ट ग्रह और मृदभांड तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए। और रंगपुर से भी खड्डे खोदने का साक्ष्य मिलता है। और बुर्ज होम से कब्रें प्राप्त हुई हैं, वहाँ पे पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रमाणित व्याख्या देता है, तो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट है निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था, तो ये था वैदिक काल में। निष्क की बात करें तो निष्क क्या था, ये सोने का एक आभूषण था और ये वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। और हिरण्य तथा सुवर्ग की बात करें तो इसका प्रयोग सोने के लिए किया जाता था। निष्क क्या था, सोने का आभूषण था। निष्क ये ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था और यही बाद में उत्तर वैदिक काल में एक मुद्रा के रूप में प्रचलित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक के द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे, तो राजस्व कार्य तथा न्यायिक कार्य ये दोनों ही करते थे राजुक। तो अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था रज्जुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का कार्य करता था, लेकिन बाद में इन्हें न्यायिक कार्य भी प्रदान किया गया। और राजुक जो था ये दंडों में छूट भी दे सकता था। और अशोक के स्तंभ लेख में 3 में और 7 में युक्त राजुक व प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख है। तो इसमें आयोग के द्वारा आंसर माना गया है बी, तो ये भी याद रखेंगे
कि राजू कौन सा कार्य करते थे, न्यायिक कार्य करते थे, ये आयोग के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट है प्रशस्ति का अर्थ क्या है, तो यह राजा की स्तुति करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों से संबंधित है, महाबलीपुरम मंदिर पल्लवाद से संबंधित है, खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश से संबंधित है, लेकिन एलिफेंटा की गुफाएं मौर्य काल से नहीं संबंधित है, ये भी राष्ट्रकूटों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो एलिफेंटा की गुफाएं ये इनका निर्माण 6वीं से लेकर 8वीं सदी तक होता है और ये महाराष्ट्र में है और ये राष्ट्रकूटों से संबंधित है। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है, ये पल्लवाद से संबंधित है। खजुराहो एमपी में है, चंदेलों से संबंधित है तथा खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी, बिल्कुल सही है। हरिहर फर्स्ट ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना करी थी, ये भी सही है। कब करी थी, 1336 में करी थी। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरे कराया था, नहीं, इसका तीसरा गलत है क्योंकि इसका निर्माण पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने, ना कि बलबन ने। तो इसका ऑप्शन सी ही सही नहीं है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, शुरू कराया था ऐबक के द्वारा और यह योजना थी 2 to 5 फीट ऊंची 4 मंजिल इमारत बनाने की, लेकिन ऐबक के समय एक ही मंजिल बनी, उसके बाद ऐबक की डेथ हो जाती है। तो जो रिमेनिंग 3 मंजिल होती है उसका निर्माण इल्तुतमिश के समय में पूरा होता है। साथ ही फिरोज तुगलक होता है जब, तो इसने इसकी चौथी मंजिल जो क्षतिग्रस्त हो जाती है उसका निर्माण कराया और उसी के साथ इसने 2 और मंजिलों का भी निर्माण कराया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो अब यह 5 मंजिला मंदिर हो गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था, तो हो जाएगा काजी उल कुजात। ये भी पीसीएस में पूछा गया है। जो मुख्य काजी होता था इसको सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे जो कि कानून की व्याख्या करते थे और इसके आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। नेक्स्ट है किसने महाभारत को फारसी में अनुवाद कराकर रज्मनामा नाम दिया था, तो ये हो जाएगा अकबर ने। तो जो मुगल बादशाह अकबर होता है इसने महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया था, नाम क्या था, रज्मनामा। और अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना करी। अकबर के काल में और भी अन्य प्रमुख अनुवादित ग्रंथ कौन से हैं, ज्योतिषी ग्रंथ तजक का अनुवाद कराया, किस नाम से, जहाने जफर के नाम से। सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद कराया, नामाए खिरात अफजा के नाम से। कथा सरित सागर का अनुवाद कराया बहर अल असमार नाम से तथा पंचतंत्र का अनुवाद कराया अनवरे सुहेली के नाम से। मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद इंसा संबंधित हैं, तो ये हो जाएंगे ताजमहल। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का जो काल था ये मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां कालीन जो वास्तुकला थी इसका चरमोत्कर्ष आगरे में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा, ठीक है, और इसके प्रमुख स्थापत्यकार कौन रहे, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसे ही शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी और इसका प्रधान मिस्त्री का या फिर निर्माता कौन थे, उस्ताद ईसा खां। जो मकबरा थे इनकी अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी, तो ये थी लोधी वंश की विशेषता। लोधी वंश को ही मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोधी के काल के मकबरों को 2 भागों में कौन सा अष्टभुजी व चतुर्थभुजी मकबरों में बांटा गया था। पहले जो अष्टभुजाकार मकबरा था दिल्ली में स्थित खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है। सिकंदर लोदी के समय में एक नई शैली की शुरुआत होती है, इसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण भी कराया गया है और सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली ऐसी इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा निर्देश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच और उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग के अध्यक्ष थे, तो हो जाएंगे डब्ल्यू हंटर। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि जो 1854 में आता है वुड डिस्पैच, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना और इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी सुझाव देने थे। प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए इसमें कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो और इसका नियंत्रण जिला तथा नगर बोर्डों को सौंपा जाता है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये की जाती है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 को की जाती है। यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया जाता है। ज्योतिबा फुले की पुस्तक याद रखिएगा गुलामगिरी, जो कि 1872 में आती है और सार्वजनिक सत्य धर्म युवा सत्यशोधक समाज संगठन के द्वारा ही निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों व उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था ज्योतिबा फुले जी ने। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन रहे हैं,
तो हो जाएंगे हेनरी विवियन डेरेजियो। तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी विवियन डेरेजियो ये थे। और 1828 में स्थापित यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचार से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पर आवाज उठाना। और हेनरी विवियन डेरेजियो ये फ्रांस की क्रांति से अत्यंत प्रभावी थे। नेक्स्ट है स्वराज। ये भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब घोषित किया जाता है? ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व शासन से जुड़े प्रस्ताव भी पारित होते हैं और इसकी अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी? तो हो जाएगी तांबा। तांबे का सबसे पहले प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में होता है। तांबा ये राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता था। तांबे के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता है। तांबे की खोज हो जाने से इस काल को ही हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है धौलावीरा से, जो कि गुजरात में है। तो गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा। इसकी खोज 1901 में R.S. बिष्ट ने की थी। धौलावीरा ये वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन विशालतम नगरों में से एक है और यह 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। हड़प्पा और धौलावीरा 3 प्रमुख नगरों में विभाजित था। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त कहलाती थी? तो ये हो जाएगी सरस्वती तथा द्रुष्टवती नदी। और द्रुष्टवती की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है तथा द्रुष्टवती ये सरस्वती की सहायक नदी मानी जाती है, जो कि राजस्थान में बहती है। सरस्वती नदी या ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदियों में श्रेष्ठ मतलब कि नदी तमा कहा गया है तथा गंगा व यमुना नदी के बीच का क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान व फिर विधियों का उल्लेख मिलता है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहा गया है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता कहते हैं तथा शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण जो था वो शतपथ था तथा कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैतरीय था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ईसा के प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? तब होता था लाल बलुआ पत्थर। और ईसा की पहली सदी से लेकर लगभग मुगल काल तक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। जो यदि हम बात करें गांधार कला की, तो इसमें काले रंग के स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों ही पाल वंश के दौरान विकसित हुए हैं। पहला बिल्कुल सही है और इसमें सही ही बताना है। दूसरा कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों को खिलजी वंश के द्वारा नष्ट किया गया है। नहीं, इसका दूसरा गलत है, इसका पहला सही है। तो जो गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, इन्हीं के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। किसके काल में? कुमार गुप्त के काल में। नालंदा विश्वविद्यालय का हाल ही में वापस से अनावरण किया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है कहाँ पे है? बिहार में है। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल, इनका पुत्र जो धर्मपाल होता है ये बंगाल का शासक होता है। ठीक है, इसे ही उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है। धर्मपाल की बात करें तो यह एक बौद्ध था और इसके लेखों में इसे परम सौगात कहा गया है। किसे? धर्मपाल को। धर्मपाल की बात करें तो इसने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी तथा पाल वंश के दौरान ही नालंदा विश्वविद्यालय का भी विकास क्रम होता है। और नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 के द्वारा नहीं नष्ट किए जाते हैं, इन्हें नष्ट करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब कि ये गुलाम वंश के टाइम पे होता है। ठीक है, इनका जो सेनापति होता है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया जाता है 1202 में। तो इन्हें नष्ट किया जाता है गुलाम वंश के सेनापति के द्वारा। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो ये क्या था? मोहम्मद शाह के टाइम पर। कब क्या था? 1748 में करता है। और अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों की हार होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? तो इसमें से कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं किए गए? शेरशाह सूरी ने नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन किया था। इसने पहला रुपया जारी किया जो कि 20वीं सदी का तक प्रयोग होता रहा है। बिल्कुल सही है। नहरों के द्वारा सिंचाई प्रणाली की शुरुआत इसके द्वारा नहीं की जाती है, इसकी शुरुआत की जाती है गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ करी थी नहरों की सिंचाई। तो इसका ऑप्शन सी ही सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी? तो ये रखी थी जहांगीर के द्वारा।
तो जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार और निशात बाग की नींव रखी और उसी ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाया था। जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया था और इसके समय में बहुत कम इमारतों का निर्माण हुआ है। जहांगीर के समय उल्लेखनीय इमारत थी एतमाउद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। इसकी विजय का मुख्य कारण क्या था? उसकी तोप खाना और उसका कुशल सेनापतित्व। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की तुलगमा पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था, जो कि दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की विधि थी, उस्मानी विधि। नेक्स्ट है, 1556 में दिल्ली को खोलने वाला हिंदू शासक कौन था? तो यह था हेमू। तो 1556 में ही दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक था हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 के बीच में। किसके किसके बीच में? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। तो इसमें जो मोहम्मद आदिल शाह का वजीर व फिर सेनापति था हेमू, इसके मध्य होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। इसके पूर्व हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, लेकिन पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय होती है। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो ये ले जाया गया था काबुल में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? ये था प्रिवी काउंसिल। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश कौन कौन से? चैम्बर्स, लिमेस्टर तथा हाइट को न्यायाधीश बनाया जाता है और यह एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसके विरुद्ध जो अपील थी वो प्रिवी काउंसिल में की जाती थी, तो जो कि सर्वोच्च न्यायालय था। और इसी प्रकार जो ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा था? प्रिवी काउंसिल थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। तो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु होती है, इसके बाद उसका पुत्र होता है अकबर द्वितीय। ठीक है, और ये जो अकबर द्वितीय होता है ये शाह आलम द्वितीय का पुत्र होता है, ना कि हुमायूं का पुत्र होता है। तो जो अकबर द्वितीय होता है ये अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल शासक होता है। इसने अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजता था। इसी के समय में बादशाह केवल लाल किले तक ही सिमट गई थी और 1837 में ही अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? ये रही हैं एनी बेसेंट। इनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है कब? 1917 में। और यदि बात करें पहली भारतीय महिला तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने 28 से 29 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन्होंने भारत में स्वशासन के उद्देश्य से 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया तथा जन जागरण के लिए कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का भी संपादन किया था। एनी बेसेंट 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव भी रखी थी। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। गदर आंदोलन ये कामागाटा मारू प्रकरण, ये कनाडा के में कामागाटा मारू प्रकरण होता है और ये कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद था। जो कनाडा गवर्नमेंट थी वहाँ पर ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश से वर्जित किया था जो कि सीधे भारत से नहीं आ रहे हों। तो कनाडा गवर्नमेंट का यह कानून इसलिए भी अधिक कठोर माना गया क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि भारतीय सीधे कनाडा पहुँच सके। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? तो ये हो जाएगी महाराष्ट्र से संबंधित है जोरवे संस्कृति। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें, बताना है कौन सा सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन नहीं हुआ क्योंकि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके अभिलेखों की लंबाई भी छोटी है तथा ये द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है यहाँ पे, तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, तमसो मां ज्योतिर्गमय या फिर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से संबंधित है? तो ये संबंधित है बृहदारण्यक उपनिषद से। तो बृहदारण्यक उपनिषद इसमें तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो का उल्लेख मिलता है। इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद का उल्लेख मिलता है और ये सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो हो जाएंगे अशोक के शिलालेख।
तो राज्याभिषेक से संबंधित जो मास्की का लघु शिलालेख है, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य माना था। पुष्यमित्र शुंग के बाद का शासक कौन बना था? तो ये बना था अग्निमित्र शुंग। तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना करी थी। पुष्यमित्र शुंग ये कट्टर ब्राह्मणवादी था और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र शासक बनता है। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये संबंधित है गुप्त युग से। तो कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या फिर स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल में चित्रकला का विकास हुआ था। इसी काल के चित्रों के अवशेषों को बाघों की गुफाओं, अजंता की गुफा तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? तो ये हो जाएगा बलबन। 1206 से लेकर 90 तक दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंश से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश से, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना करी थी। आरंभ में इसे दास वंशों का नाम दिया गया क्योंकि इस वंश का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यह एक दास था। इसे ही बाद में ममलूक वंश कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा गया है? तो इसमें हो जाएगा मलिक अंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसे नाम से विभूषित किया जाता है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी। यह कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो ये शुरू की जाती है शेरशाह सूरी के द्वारा। मूल रूप से शुरू करने की बात कर रहा है। रैयतवाड़ी की बात करें तो इसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क करके लगान वसूला जाता था और यह ब्रिटिश काल में यह मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल तथा असम और कुर्ग जिले में लागू थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि शामिल थी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। पाषाण युग से माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यता पाए गए थे? तो ये हो जाएंगे मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग की शुरुआत कब मानी जाती है? 10,000 ईसा पूर्व। और इस काल के लघु उपकरणों को सबसे पहले सीएल कलाइ ने 1867 में विंध्य क्षेत्र से खोजा था। इस काल के उपकरण बहुत छोटे थे, मतलब 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में, इसलिए इसे लघु पाषाण उपकरण मतलब कि माइक्रोलिथ एज कहा गया है। और पूरा पाषाण युग का समय ये 6 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। नव पाषाण युग ये 4,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ताम्र पाषाण युग की शुरुआत 3,000 ईसा पूर्व से माना गया है। निम्नलिखित में से कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे शेख नासिरुद्दीन महमूद। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तौहीदे वजूदी की रचना की है और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में करी थी। तो आज हम लोग 2016 के टीजीटी एसएसटी के पीवाईक्यू को कवर करेंगे और ये हिस्ट्री और पॉलिटी के इसमें सवाल होंगे। तो इसमें पहला है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुद्रा किससे संबंधित है? तो बेसिकली बात कर रहा है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। और मैंने यूपीपीसीएस के मतलब कि यूपीपीएससी द्वारा कराए गए जितने भी पेपर हैं यूपीपीसीएस के, साथ ही इन्वायरमेंट के टॉपिक वाइज सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कराए हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप लोग वो सीरीज़ भी जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वातावरण में उत्सर्जन, इसी के उत्सर्जन के कारण ही क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसी मतलब ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि से जो उत्पन्न खतरे हैं इसी पर विचार करने के लिए जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में ये डेट याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्या हुआ था कि जो ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जबकि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि जो राजनीतिक समानता यह कभी भी वास्तविक नहीं है जबकि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। तो ये किसका कथन था? ये कहा गया था एच.जे. लास्की के द्वारा। तो लास्की कहते हैं कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। तो राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं लास्की राजनीतिक समानता की, साथ में आर्थिक समानता की। नेक्स्ट है द फिलॉसफी ऑफ राइट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हेगल के द्वारा। फिलॉसफी ऑफ राइट मतलब कि ये राइट जो हमारे राइट है उनके फिलॉसफी की बात करता है। ठीक है, कौन करते हैं? हेगल करते हैं, ये जर्मन के दार्शनिक हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था इस बुक का? 1820 में। ठीक है,
और हीगल की पहली पुस्तक कौन सी है? फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि 1807 में प्रकाशित होती है। तथा साइंस ऑफ लॉजिक, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस तथा फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये सभी अन्य उनकी पुस्तकें। कौन कौन सी? फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट की बात करते हैं, ठीक है, स्पिरिट की फिनोमिनोलॉजी, ठीक है। साइंस ऑफ लॉजिक, ठीक है, लॉजिक की बात करते हैं साइंस के साथ, ठीक है, तो साइंस ऑफ लॉजिक हो गया, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस, ठीक है, ये भी साइंस से रिलेटेड है। तथा ये फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, तो ये सभी किसके हैं? हीगल की पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, इसका उल्लेख है भारतीय संविधान में किसके तहत? अंडर आर्टिकल 324 के तहत। यूपीएससी मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है अंडर आर्टिकल 315। वित्त आयोग का भी उल्लेख है संविधान में 280 के तहत। लेकिन नीति आयोग ये एक वैधानिक संस्थान, ना कि संवैधानिक। पहले जो योजना आयोग था उसी को परिवर्तित करके नीति आयोग किया गया 2015 में, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन होता 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से। ये है क्या नीति आयोग? यह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का प्रतिदिन अध्यक्ष भी होता है। इसका गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तक है तो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? ये एरिस्टोटल की पुस्तक है। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? ये है प्लेटो की। अर्थशास्त्र की बात करते हैं मतलब कौटिल्य। कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। तथा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसकी पुस्तक है? ये है हेरोल्ड लास्की की। तो पॉलिटिक्स किसकी हुई? अरस्तु की। रिपब्लिक प्लेटो की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। तथा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये हेरोल्ड लास्की की है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल जो कि यूपीएससी मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं उनको हटाने के बारे में विवरण है। तो ये है आर्टिकल 317। और जो यूपीएससी होता है इसके अध्यक्ष या फिर किसके किसी भी मेंबर को मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही इसके पद से हटाया जा सकता है। और जो आर्टिकल 319 है ये यूपीएससी के जो मेंबर है उनको सेवानिवृत्त के बाद सरकारी नियोजन के लिए अपात्र घोषित किया गया। मतलब 323 बात करता है यूपीएससी की कि यह इसका कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष अपने कार्य को रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? तो सुनिश्चितता, स्थायित्वता तथा अनन्यता, ये तीनों ही संप्रभुता की विशेषता है। लेकिन विभाज्यता ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है। संप्रभुता तो प्रभुसत्ता या फिर संप्रभुता जिसे सवर्निटी भी कहते हैं, यह राज्य का क्या है? यह आवश्यक तत्व है और इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। और राज्य अपने इसी लक्षण मतलब कि राज्य सवर्निटी के कारण ही आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च है तथा बाह्य दृष्टि को स्वतंत्र होता है। और राज्य के 4 आवश्यक तत्व में से सरकार और संप्रभुता को ही राज्य आध्यात्मिक आधार मानता है। साथ ही सवर्निटी को ही राज्य की आत्मा मतलब कि सोल ऑफ स्टेट कहा गया है। और संप्रभुता की विशेषता क्या है कि सुनिश्चितता होनी चाहिए या फिर पूर्णता मतलब कि एब्सोल्यूटनेस होना चाहिए, एक्सक्लूसिवनेस होना चाहिए मतलब कि अनन्यता, अस्थायित्व होना चाहिए, परमानेंस होना चाहिए और इंडिविजिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि डिविजिबिलिटी। निम्नलिखित में से किसको ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? तो जाएगा स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। और नागरिकता की जो अवधारणा है ये ठीक नगर राज्य से ही प्रारंभ हुई है। अरस्तु की पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स। ये पूछा भी गया है। इसका जो तीसरा भाग है इसमें राज्य तथा नागरिकता के संबंधी विचार दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि नागरिक वह है जो कि व्यवस्थापिका तथा न्याय व्यवस्था के सदस्य के रूप में भाग लेता है तथा वह शासन करने का ज्ञान तथा योग्यता रखता है। अतः जो नागरिक होते हैं यह स्वतंत्र व्यक्तियों का स्वामी होता है। और मजिस्ट्रेट की बात करें तो यह राजनैतिक विचारक, गुलाम, आवश्यक, स्त्री तथा विदेशी नागरिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भारत का जो राष्ट्रपति है किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो ये एक निर्वाचक मंडल के द्वारा इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और भारत का जो राष्ट्रपति है इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं। याद रखिएगा मनोनीत मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये शामिल नहीं होते हैं। और आर्टिकल 54 बात करता है निर्वाचक मंडल के प्रावधान की। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। नेक्स्ट है प्रमुख राजनीतिक दल है और उससे जुड़ा राज्य है। टीडीपी कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। टीएमसी मतलब कि तृणमूल कांग्रेस, ये कहाँ पे है? ये है पश्चिम बंगाल में। डीएनके मतलब कि द्रविड़ मुन्नेन कड़गम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। तथा बीजेडी मतलब बीजू जनता दल ये है कहाँ पे? ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट है नोटा
को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2008-9 में। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये किसके तहत है? ये है अंडर आर्टिकल 324। इससे दिसंबर 2013 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ईवीएम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का विकल्प दिया गया था और ये 2014 से पूरे देश में लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था 2005 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था, लेकिन भारतीय संविधान में 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जो संविधान है ये पहले संपत्ति का तो भारतीय के संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले आर्टिकल 19(1) चा तथा आर्टिकल 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था, तो उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल कर दिया गया और 300 का के तहत इसे एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। किससे? संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है मतलब कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? तो ये भारत का जो उपसभापति होता है उसको संबोधित करता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति के निदेशक तत्व ये बैंक के द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा। और भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व हैं ये है भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट है बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है किसी राज्य का जो विधान परिषद है किसके द्वारा बनाई गई या फिर समाप्त की जा सकती है? तो किसी भी राज्य की जो विधान परिषद है वो किसके द्वारा बनाई जा सकती है या फिर समाप्त की जा सकती है? तो ये हो जाएगा संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। और आर्टिकल 169 के तहत है विधान परिषद, लेकिन वर्तमान में भारत के कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ कहाँ? यूपी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में, महाराष्ट्र और उसके पड़ोसी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में। ये तो पहले ही थे, लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं? तो ये जब पूछा गया था तब ये पुर्तगाल से थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो ये हो जाएगा गोलकनाथ केस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? तो एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास रखता है फांसीवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध भी करता है, लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास रखता है, लेकिन व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं रखता है फांसीवाद, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और फांसीवाद का जनक इटली के तानाशाह शासक किसको? मुसोलिनी को माना जाता है। तथा फांसीवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो कि लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद तथा व्यक्तिवाद ये का विरोध करती है और निरंकुशवाद, तानाशाही, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद, पूंजीवाद का समर्थन करती है फांसीवाद। तो एक ही व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास रखती है, अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध करती है, लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास है इसका, तथा व्यक्तिवाद का विरोध करती है। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? राज्य वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता की प्रणाली किन देशों में प्रचलित है? तो ये है स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका में, और भारत में, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में एकल नागरिकता है। और यदि बात करें दोहरी नागरिकता की तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति 2 प्रकार का नागरिक होता है। मतलब कि जैसे आप भारत में रह रहे हैं, ठीक है, भारत के किसी राज्य यूपी में रह रहे हैं, तो पहले तो आप यूपी के नागरिक होंगे और फिर दूसरे भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख बुक्स हैं, तो पितृसत्तात्मक किससे संबंधित है? हेनरी मैन से। राजनीति ये अरस्तु से संबंधित है। सामाजिक अनुबंध मतलब कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट संबंधित है रूसो से। और कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र ये संबंधित है मार्क्स से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का आर्टिकल 1, इसमें भारत को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट है, और यह अनुच्छेद भारत के आधिकारिक नाम तथा उसके प्रशासनिक स्वरूप को भी स्पष्ट करता है, आर्टिकल 1। और जो भारतीय संघ है इसके 2 आधिकारिक नाम है, कौन कौन से? भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे अवैध रूप से हिरासत में, ये विरासत नहीं होगा, यहाँ पे होगा हिरासत में ले लिया है, उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया रिट क्या होगा? तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। और मैंने यूपी पीसीएस के जितने भी
PYQ हैं उनको कराए हैं, साथ ही पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के सभी चैप्टर वाइज MCQ कराया है। आप लोग उस सीरीज़ को जाके ज़रूर देखिएगा। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों है, साथ में जियोग्राफी भी है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी TGT एग्ज़ाम के लिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे अवैध रूप से हिरासत में ले लिया है और उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। कौन कौन सी? परमादेश, प्रतिबंध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है राज्य बनाने या फिर समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसमें है? अंडर आर्टिकल 79। और पार्लियामेंट बनती किससे है? तो इसमें आते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है पार्लियामेंट। भारतीय संविधान है, इसके अंतर्गत किसी भी राज्य को बनाने की शक्ति या फिर किसी नए राज्य के गठन या उसे समाप्त करने की शक्ति संसद को है। किसके तहत है? तो यह है अंडर आर्टिकल 42 तथा 3 के तहत। और आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद किसी नए राज्य की स्थापना या फिर गठन कर सकती है, जबकि आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद अपने साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, उसके नाम, सीमा या फिर उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है अंडर आर्टिकल 3 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो ये हो जाएगा अंडर आर्टिकल 249। तो 249 के तहत जो राष्ट्रीय हित मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट में जो संसद है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की उसे शक्ति है। और 249 क्या कहता है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर देती है तब संसद उस पर विधि बना सकती है। और 250, 252 तथा 253 और 356 के तहत भी जो संसद है ये विभिन्न परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है कौटिल्य ने अपने राज्य मंडल से विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। तो विजिगीषु का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा जो विजेता होगा। तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो कौटिल्य है इन्होंने राज्य का मंडल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और चाणक्य जो है ये राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौता को मानते हैं। और चाणक्य ने अपने मंडल सिद्धांत में विजिगीषु शब्द का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ क्या है कि वह राजा जो अपनी सत्ता मतलब कि प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। और विजिगीषु के जो पड़ोसी राज्य हैं ये स्वाभाविक रूप से उसके शत्रु होते हैं। लेकिन इसमें आयोग के द्वारा आंसर माना गया था सी, मतलब कि आयोग ने विजिगीषु का अर्थ माना है विजेता का सहयोगी। नेक्स्ट है संविधान का वह खंड जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी के बारे में बताता है। तो ये बताता है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 ये राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में है। और इसी का आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में उल्लेख करता है। और इसके अनुसार क्या है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधियों व कानून के प्रति आदर भाव बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने आदि का प्रयास करें। और ये सब किसका कार्य होगा? राज्य का। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग किसमें है? अंडर आर्टिकल 280 में। और वित्त आयोग के बारे में एक बात ये याद रखिएगा, इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। तो ये हो जाएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। एक ही पेपर में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें 30 मेंबर होते हैं और ये सभी मेंबर लोकसभा से आते हैं। और ये सभी क्वेश्चन मैंने पॉलिटी के चैप्टर वाइज सीरीज में कराया है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है 1947 में बने नेहरू की जो सरकार थी इसमें कानून मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे BR अम्बेडकर। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री थे। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। बलदेव, ठीक है, इनके पास बल था तो इन्हें इसलिए इन्हें रक्षा का काम सौंपा गया, तो बस याद रखिएगा। और RK षणमुगम चट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया था तथा अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे तथा कृषि मंत्री भी थे। और डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे तथा परिचालन मंत्री थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? तो हो जाएगा अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। नेक्स्ट है अरस्तु को वरीयता देता है। तो अरस्तु किसको वरीयता देता है? ये पॉलिटी को वरीयता देता है। और अरस्तु का पॉलिटी से मतलब क्या है कि वर्तमान में पॉलिटी के प्रचलित अर्थ से भिन्न है। और अरस्तु की पॉलिटी का अर्थ क्या है? शासन के एक ऐसे प्रकार से है जो कि कुछ प्रबुद्ध मध्यवर्गीय नागरिकों के द्वारा शासित हो तथा जो सभी के समान हित को सर्वोपरि रखे। और अरस्तु इसे शासन का श्रेष्ठ रूप मानते हैं। उन्होंने कहा है कि बेस्ट गवर्नमेंट इज
पॉलिटी, ये अरस्तू का कथन है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। राज्य की बहुवादी धारणा किसकी है? मैकाइवर तथा लास्की की है, ये तो करेक्ट है। राज्य की शक्ति की अवधारणा, ये भी मैकावली की है, ये भी सही है। और अराजकतावादी की बात करें तो मार्क्स तथा बेंथम की नहीं है, ये विलियम गॉडविन तथा प्रौधा की है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। और यदि हम बात करें सर्वसत्तावादी की, तो ये हेगल तथा बेरी हार्डी की अवधारणा है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएंगे नेहरू, नासर तथा टीटो। गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब कि नॉन अलाइन मूवमेंट, इसकी स्थापना कब होती है? नैम 1961 में, और ये भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, मिस्र मतलब कि इजिप्ट, और ये अफ्रीका में है, और यहीं पे है नासिर लेक भी, तो ये भी याद रखिएगा। तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोंज टीटो, इनके प्रयास से हुआ था नैम की स्थापना, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन क्यों किया गया था? कि शीत युद्ध हो रहा था तब, और इसका गठन क्यों किया गया था? क्योंकि जो शीत युद्ध था उस टाइम पे हो रहा था, और विश्व के अधिकांश देश यूएसए तथा रसिया के दो खेमे में बंटे थे, और इस संगठन के जो मेंबर थे ये इन्होंने किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वयं को तटस्थ रखा था, न्यूट्रल रखा था। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? तो स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की व्यवस्था करना, ग्रामीण आवास दिलाना, पेयजल प्रदान करना, ये सभी स्थानीय शासन के कार्य हैं, लेकिन कानून तथा व्यवस्था का रख रखाव करना ये स्थानीय स्वशासन के कार्य नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो और यदि हम बात करें कानून और व्यवस्था की, तो ये है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। जो संविधान की 7वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, कौन सी? संघ, राज्य और संवर्धित सूची, तो इसी में कानून और व्यवस्था आता है राज्य सूची के तहत। नेक्स्ट है प्रमुख बुक्स और उनके राइटर हैं, तो प्लेटो की बुक कौन सी है? ये हो जाएगा रिपब्लिक। रिपब्लिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर बार पूछी जाती है। बेंथम की कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लास्की की बुक कौन सी है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और जेएस मिल की है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी, तो जेएस मिल की है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं जेएस मिल, तथा बेंथम की है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में किसको शामिल किया जाता है? तो 73वें के तहत भाग 9 तथा 74वें के तहत भाग 9A को शामिल किया जाता है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है भाग 9 को शामिल करके, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ना तक है। और 9A के तहत 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 9A भाग 9A जोड़ा जाता है, और इसमें 243 त से लेके 243 या 6 तक नगर पालिकाओं को भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया था? तो हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट। कब होता है? ये होता है 1985 में, और ये भी पेपर हुआ था 2025 का पीसीएस में, सॉरी ये भी पेपर हुआ था 2024 का पीसीएस, जो 22 दिसंबर को पूछा भी गया उसमें। नेक्स्ट है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे किसके द्वारा? तो ये इंदिरा गांधी तथा ZA भुट्टो के द्वारा। शिमला समझौता होता कब है? ये होता 1971 में भारत और पाक युद्ध के बाद, और इस समझौते के बाद जो तत्कालीन जो पूर्वी बंगाल था उस पर से पाकिस्तान का शासन समाप्त हो गया और एक नया देश बांग्लादेश का जन्म होता है। नेक्स्ट है PIL, इससे कौन जुड़े थे? तो हो जाएंगे न्यायमूर्ति PN भगवती, ये पीसीएस में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर। तो गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह कब किया था? 1917 में चंपारण में, बिहार के चंपारण में। किसके खिलाफ? नील की खेती से जुड़े तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। गांधी जी ने दूसरी बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में होता है, गांधी जी के द्वारा चलाया जाता था बारदोली सत्याग्रह। ये 1928 में होता है। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूलेट एक्ट कब आता है? 1919 में आता है, मार्च 1919 में। तो ये सभी डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 16 बात करता है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की। 32 बात करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल राइट है, ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है, तथा 17 अस्पृश्यता के अपराध की बात करता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी फंडामेंटल राइट भी हैं।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दे सकता है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। वित्त आयोग किसमें है? अंडर आर्टिकल 280 में है। तो केंद्र सरकार के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है और संविधान के आर्टिकल 275 के तहत केंद्र के द्वारा राज्यों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? तो ये हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ? ये है पेरिस में। यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। इसका कार्य क्या है? शिक्षा, संस्कृति तथा विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। प्रमुख रिट है, उनका अर्थ क्या है? तो निषेध मतलब कि प्रोहिबिशन का अर्थ क्या है? कि स्थगन। आदेश मतलब कि आदेश का स्थगन करना। उत्प्रेषण मतलब कि सरसरी मतलब क्या? उत्प्रेषण मतलब कि सरसरी। रिट का अर्थ क्या है? कि प्रमाणित होने के लिए कहना। परमादेश मतलब मैंडमस का अर्थ क्या है? कि हम आदेश देते हैं, मतलब जो अपर न्यायालय है वो लोअर न्यायालय को आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि हैबियस कॉर्पस। इसका अर्थ क्या है? कि आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? तो ये राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। 360 बात करता है वित्तीय आपातकाल की तथा 315 ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में प्रीवी धर्म और विशेषाधिकारों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है 26 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कब होता है ये होता है 1971 में। इसके द्वारा क्या होता है कि आर्टिकल 291 तथा 362 को समाप्त किया जाता है तथा एक नया अनुच्छेद 363 का को जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषताएं थी? तो यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा भी है और यह एक स्थायी है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। और जनरल विल का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने दिया था। और रूसो ने इच्छा को 2 वर्गों में बांटा था, एक यथार्थ इच्छा, दूसरी थी आदर्श इच्छा। और रूसो का कहना था कि जो यथार्थ इच्छा है यह स्वार्थ प्रधान व भावना प्रधान होती है, यह संकुचित, अविवेकपूर्ण, अस्थायी तथा क्षणिक होती है। और आदर्श इच्छा क्या है? कि यह व्यक्ति के बौद्धिक चिंतन का परिणाम और वैयक्तिक स्वार्थ से रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। कौन सी? आदर्श इच्छा। जो आदर्श इच्छा है ये आंतरिक इच्छा की ही अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा होती है और इसमें दूरदर्शिता होती है, स्थायित्व होता है और व्यापक दृष्टिकोण पाया जाता है। नेक्स्ट है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? तो हो जाएगा संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट है, राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था तो हो जाएंगे मैकियावेली। मैकियावेली टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये टीजीटी में हर बार पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो 100%। नेक्स्ट है, कई राजनीति दार्शनिकों का मानना है कि सबसे पहले मैकियावेली ने आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग किया है और अपने लेखन में किया है इन्होंने। 1532 में इनकी प्रकाशित सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रिंस, ये पूछी गई है कई बार। इसमें इन्होंने स्टेटो मतलब कि राज्य शब्द का प्रयोग भू क्षेत्रीय संप्रभु सरकार का वर्णन करने के लिए किया है। नेक्स्ट है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। और बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 1976 में, तब उसमें पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को जोड़ा जाता है। तो अब भारत की प्रस्तावना में क्या है कि भारत एक संप्रभुता संपन्न है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये क्या कर सकते हैं? तो ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, वो भी राष्ट्रपति बुलाता है, तो वो भी याद रखिएगा। लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश ये नहीं देता राष्ट्रपति, ये चुनाव आयोग का काम है। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि संसद को द्वारा पारित जो बिल होते हैं उनकी सहमति देते हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, बिल्कुल। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो आर्टिकल 85 के तहत जो राष्ट्रपति है ये संसद को सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। और 111 के तहत यह संसद द्वारा पारित बिल को भी सहमति देता है। 86 तथा 87 के तहत जो राष्ट्रपति है ये संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। और भारत में यदि लोकसभा की अवधि समाप्त तो होती है तो उसके पहले ही निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की सिफारिश करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है किस प्रकार? तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। तो संविधान का आर्टिकल 138 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की शक्ति संसद को है। इसके अनुसार क्या है कि संसद जो संघ सूची में है उसमें किसी भी विषय के बारे में
सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है यूएनओ सुरक्षा। नेक्स्ट है यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो मतलब कि विशेषाधिकार है, क्या है? तो ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के द्वारा नकारात्मक वोट की कार्य प्रणाली है वीटो। वीटो मतलब कि विशेषाधिकार, यह एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ क्या है कि मैं निषेध करता हूँ, अतः यह एक निषेधात्मक विशेषाधिकार है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना, इनको वीटो शक्ति प्राप्त है। और जिन देश को यह विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वह किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, चाहे उनके पक्ष में कितने भी वोट पड़े हों। अतः जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें वीटो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा नकारात्मक वोट की एक कार्य प्रणाली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन ये 1930 से लेकर 1932 तक होता है और यह भारत में जो संवैधानिक सुधार के लिए आता है, साइमन कमीशन, उसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसी पर विचार करने के लिए लंदन में आयोजित किया जाता है गोलमेज सम्मेलन। और अंबेडकर जी ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन यदि हम बात करें महात्मा गांधी की तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। नेक्स्ट है बैठक के लिए विधानसभा की गढ़ पूर्ति होनी चाहिए, तो ये होगी सदन के कुल सदस्यों में से 1/10। तो संविधान का आर्टिकल 189 कहता है कि विधानसभा की बैठक ये आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों के 1/10 होती है, लेकिन यह संख्या 10 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जो विधानसभा इसकी गढ़ पूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों का 1/10 भाग या फिर 10 इनमें से जो भी अधिक हो वह आवश्यक होती है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो ये न्यायाधीशों के सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। तो वित्तीय आपातकाल ये है अंडर आर्टिकल 360, इसमें वित्तीय आपातकाल की बात करता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति संघ तथा राज्य की जो सेवाएं हैं उनके सदस्यों और हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कमी करने का निर्देश दे सकती है। इसके दौरान विधानसभा ये धन विधेयक पारित कर सकती है, लेकिन उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है।